मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी मामू का इश्क। महबूबगंज में उन दिनों एक अफवाह उड़ी हुई थी। हर कोई कह रहा था कि 2 हफ्ता पहले रिलीज हुई फिल्म बेवफा सनम का गाना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का अताउल्ला खान ने जेल में लिखा है? मोहब्बत के चक्कर में जेल गया तो बेचारे ने जेल की दीवारों पे कोयले के ढेले से गाना लिखा। तभी तो गाने में इतना दर्द है। यही अफवाह थी, झूठी रही होगी, क्या फर्क पड़ता है। ये गाना उन दिनों महबूबगंज की हर गली, हर नुक्कड़, हर पान की दुकान पे सुनाई देता था। लेकिन पूरे महबूबगंज में इस गाने से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे आड़े मामू। जी हाँ, सही सुना आपने, आड़े मामू। नाम पे मत जाइए, मामू इलाके के चंद बेहद शरीफ लोगों में से थे। नया नया पीसीओ शुरू किया था। उम्र 30-32 की थी, पर नाम आड़े मामू क्यों पड़ा इसकी सही वजह हमें नहीं मालूम। लेकिन इलाके के पुराने लोग बताते थे कि एक्टर देवानंद के बहुत बड़े फैन थे वो, इसलिए एक कंधा झुकाकर आड़े तिरछे होकर जरा स्टाइल में चलते थे, शायद इसलिए। हालांकि स्टाइल के चक्कर में वो चलते भी जरा तिरछा थे। तभी तो मोहल्ले में शतरंज के शौकीन बुजुर्ग उनकी चाल को घोड़ा चाल कहते थे। खैर, खुश मिजाज आदमी थे और पीसीओ के बगल में परचून की दुकान चलाने वाले असगर अली से दोस्ती थी। वैसे कम दिलचस्प तो असगर अली भी नहीं थे। दिन भर अपनी दुकान की छत पे चढ़े रहते और टीवी एंटीना को हिला हिला के चिल्लाते, आया? नीचे से उनका नौकर छुट्टन कहता, नहीं आया। अब आया? आया आया आया, फिर चला गया। बस दिन भर यही चलता रहता। खैर, मामू पे वापस आते हैं। मामू यूं तो खुदा के नेक बंदे थे, लेकिन जब से पीसीओ शुरू किया था एक वजह से बड़े परेशान थे। इसका नाम था पीपी नंबर। हेलो जी, वो पंडित जी को बुला देंगे, हम 5 मिनट बाद फोन कर लेंगे। या मामू, हम अक्षण बोल रहे हैं, वो रीना खाला को बुला दीजिए, हम 15 मिनट बाद फोन मिला रहे हैं। ये कॉल दिन भर आती रहती। कहा जाता था कि पीपी मतलब पर्सनल प्रेफरेंस नंबर, लेकिन मामू कहते थे कि पीपी मतलब पड़ोसी परेशान। शुरू में तो आड़े मामू भागकर लोगों को बुला देते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये सर्विस बंद कर दी। अब तो ये कहकर रिसीवर पटक देते थे, पीसीओ पे अकेला हूं, बाद में कीजिएगा। लेकिन हाँ, एक नंबर था जो जब भी उनकी कॉलर आईडी पे चमकता, मामू के चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखों की चमक बढ़ जाती थी। पीसीओ पे यूं तो तमाम लोगों के लिए पीपी कॉल्स आती थी, मामू मना कर देते थे। लेकिन एक नंबर ये ऐसा था जिसपे नायला को बुलाने के लिए कहा जाता था। क्या कहा? कौन नायला? अरे वही सामने वाले अपने काजी साहब की बड़ी बेटी। अरे वही जिसके लिए मामू सीने पे भी गोली खा सकते थे। अस्सलाम वालेकुम, हम लुबना बोल रहे हैं, नायला की सहेली। नायला को बुला देंगे क्या? ये फोन जब भी आता, मामू आओ देखते नताओ, शतरंज वाले घोड़े की तरह अपनी आड़ी तिरछी चाल से नायला के घर की तरफ बदहवास दौड़ पड़ते। वैसे नायला थी भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे खूबसूरत बाल और उस पे दिलकश मुस्कान। अपने मामू तो एकदम फ्लैट हो गए थे। नायला का मकान बस सामने ही तो था। ये जब उसको बुलाने जाते तो वो मुस्कुराते हुए आती और सीधे कांच वाले केबिन में चली जाती और फिर देर तक फोन पे लुबना से बतियाती रहती। मामू केबिन के बाहर से उसको हसरत भरी निगाह से देखते रहते। उसकी आवाज तो बाहर नहीं आती थी, लेकिन जब वो बात करते करते केबिन में फोन के बगल में रखे गुलदान के आर्टिफिशियल फूल से खेलती तो इनको बड़ी गुदगुदी होती। ये लगभग हर तीसरे दिन का किस्सा था। हालांकि आड़े मामू तो चाहते थे कि नायला के लिए रोज फोन आए ताकि रोज उसको बुलाने का मौका मिले। एक रोज केबिन से निकल के नायला ने कहा, सोच रही हूं अब्बा से कह के पेजर ले लूं, आपको खामखा दिक्कत। अजी क्या बात कर रही हैं आप? नायला की बात काट के मामू आंखें फैला के बोले, ऐसा हरगिज ना कीजिएगा, आपको खुदा का वास्ता।
नायला ने हैरानी से देखा तो बोले, अब अरे वो मेरा मतलब आपको बुलाने आता हूं तो जरा सैर हो जाती है, वरना दिन भर कुर्सी पे बैठे बैठे आदमी अकड़ ही जाए। मामू ने कई बार काजी साहब को नायला के लिए अपना रिश्ता भिजवाने का मन बनाया भी, लेकिन फिर ये सोच के रुक गए कि कहीं काजी साहब ने मना कर दिया तो। इसलिए तय किया कि पहले नायला का दिल जीतेंगे और फिर रिश्ता भेजेंगे। जब नायला और वो होंगे राजी तो क्या करेंगे काजी हैं। एक दोपहर मामू अपने पीसीओ के बाहर कुर्सी डाल के धूप सेंक रहे थे। आंखें बंद करके गुनगुना रहे थे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। तभी उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि उनका गुस्सा हद से गुजरने लगा। वो नजारा ऐसा था कि मामू की भवें तनी की तनी रह गईं। क्या देखते हैं कि असगर अली रोज की तरह छत पे खड़े एंटीना हिलाते हिलाते चीख के छुट्टन से पूछ रहे हैं, आया, अब आया। लेकिन उनकी नजर सामने वाले यानी नायला के मकान की खिड़की पे है। चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट है और नजर ऐसी जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। जिराफ की तरह गर्दन लंबी करके ऐसे झांक रहे हैं जैसे सर सामने वाली खिड़की में घुसा देंगे। मामू का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंचने लगा। तभी असगर की नजर मामू पे पड़ी। झेपते हुए बोले, अरे पता नहीं क्या हुआ यार, सुबह से गर्दन कुछ अकड़ सी गई है। दिखावे के लिए 2-3 बार गर्दन को दाएं बाएं किया और एक बार फिर चीखे, अरे छुट्टा न आया क्या। वो दुकान से बाहर झांकता हुआ बोला, नहीं आया। असगर बोले, चल छोड़, वहीं से गया होगा। असगर तो नीचे आके दुकान में बैठ गए, लेकिन आड़े मामू के दिमाग में एक शक घर कर गया। कहीं असगर उनकी मोहब्बत को अजगर की तरह निगलने का मंसूबा तो नहीं बना रहा। क्या वाकई उसकी गर्दन अकड़ गई थी या वो नायला के घर में ताक झांक कर रहा था। करमचंद जासूस की तरह सर खुजलाते हुए मामू ने सोचा भी कि कुछ भी हो जाए इस सच का पता तो लगाना ही पड़ेगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना ही होगा। अरे कोई मजाक थोड़े था, जिंदगी का सवाल था भाई। मामू ने दिमाग के गधे घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए और आखिर में इसी नतीजे पे पहुंचे कि इस राज को बस एक ही आदमी खोल सकता है, और वो है असगर का नौकर छुट्टन। अगले दिन 3-3:15 बजे उन्होंने देखा कि छुट्टन दुकान पे अकेला था। आओ देखा न ताओ दुकान पे पहुंच गए और छुट्टन से पूछताछ की। शुरू में तो वो नहीं माना, लेकिन 5 का नोट दिखाया तो उसने सब बता दिया। बताया कि टीवी तो महीनों से खराब पड़ा है। असगर भाई तो अंटीने के बहाने काजी साहब के घर में ताक झांक करने जाते हैं क्योंकि नायला को पसंद करते हैं। और हाँ, जब वो ऊपर से पूछते हैं आया, तो बार बार नहीं आया कहने पे पगार में 20 रुपए बढ़ा कर देते हैं। मामू के खून में हाथी घोड़े दौड़ने लगे। दांत पीसते हुए मन ही मन तय कर लिया कि अब जंग होगी। मामू को लग रहा था जैसे मोहब्बत की सांप सीढ़ी के 99 नंबर पे अजगर ने उनको डस लिया हो। उनका गुस्सा 7वें आसमान पे था। आज उनको सब हिसाब किताब बराबर करना था। आज असगर अली की शामत आई थी। मामू तो इसके लिए तैयारी भी कर चुके थे। झगड़े के दौरान एनर्जी कम न पड़े इसके लिए चौराहे से 2 गिलास गन्ने का जूस भी पिया है। पीसीओ का शटर गिराया और एक कंधा झुका के स्टाइल में असगर अली की दुकान पे पहुंचे। आजकल तुम्हारा एंटीना कुछ ज्यादा नहीं हिल रहा, मामू ने कहा तो असगर बेफिक्री से बोले, हाँ तो के बच्चे टीवी तो खराब पड़ा है तुम्हारा। मामू चीखे। असगर घबराते हुए बोले, अब अरे आज ही तो खराब हुआ है। वो तो टीवी पे जमी धूल बता रही कि कब से खराब है। मामू चिल्लाए और फिर वो झगड़ा हुआ कि क्या बताया जाए। हंगामा मच गया। आड़े मामू बोले, अबे आड़े हाथ का एक पड़ेगा ना तो गर्दन घूम जाएगी। असगर बोले, अरे आओ 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 आओ, तुम्हारे जैसे 365 को इसी तराजू पे तौलता हूं मैं। दोनों के बीच जम के झगड़ा हुआ। वो तो मोहल्ले वालों ने बीच बचाव करवा लिया, वरना दोनों एक दूसरे के बाल उखाड़ लेते। खैर, इस मामले के बाद आड़े मामू और असगर अली की दांत काटी दोस्ती बाल नोचू दुश्मनी में बदल गई।
मामू अब बुझे बुझे से रहते, लेकिन हाँ, चेहरे पे खुशी तब छा जाती जब नायला के लिए लुबना का कॉल आता। अस्सलाम वालेकुम, हम लुबना, वो जरा नायला को बुला देंगे। बस इतना सुनते ही ये बदहवास से दाएं पैर की जूती बाएं में पहने काजी साहब के घर हांफते हुए पहुंचते और शर्मा के कहते, वो नायला के लिए फोन आया है। बस यही एक खुशी बची थी मामू की जिंदगी में। लेकिन एक रोज ये खुशी भी जाती रही। हुआ ये कि एक दिन जब नायला कांच के कैबिन में मुस्कुरा के लुबना से बात कर रही थी, तो मामू के जी में आया कि क्यों ना चुपके से उसी टेलीफोन लाइन का दूसरा रिसीवर जो बाहर उनकी टेबल पे है उठा लिया जाए और चुपचाप नायला की मीठी आवाज सुनी जाए। हैं? बस इतना ही किया था कि ऐसा झटका लगा कि मामू के हाथ से रिसीवर छूट गया। दूसरी तरफ से आवाज किसी लड़के की थी। उन दिनों छोटे शहरों में मोहब्बत करने वाले यही तरकीब अपनाया करते थे। मामू को भी समझते देर न लगी कि अब तक कोई लड़का उनको सच में मामू बना रहा था। पहले किसी लड़की से फोन करवा के नायला को बुलवाता था और फिर दोनों आराम से लंबी लंबी बातें करते और ये बेचारे कैबिन के बाहर बैठे मुस्कुराते रहते। इंसानियत पर से भरोसा उड़ गया था मामू का। गुस्से का गुबार मन में बढ़ता जा रहा था। लेकिन वो कहते ना कि जब जंगल में बहुत गर्मी पड़ती है तो शेर और बकरी एक ही नदी से पानी पीने लगते हैं। मुश्किल वक्त में एक हो जाना ही समझदारी होती है। यही सोच के आड़े मामू सीधे असगर के पास पहुंचे और सारा माजरा बता दिया। असगर ने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, देखो हमारी तुम्हारी दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन कोई तीसरा बीच में आएगा तो पिटेगा। हैं? आए हमारे मोहल्ले की लड़की को कोई यूं ही ले जाएगा? पता लगाओ कौन है वो जिसको अपनी हड्डियों का सुरमा बनाने का शौक है। दो दिल जले एक मन चले को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गए। पीसीओ की कॉलर आईडी से नंबर निकाला गया और टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर ढूंढा तो नंबर किसी बबलू के नाम पे था। बबलू? अरे ये भी कोई दुश्मन हुआ? नाम से ही लग रहा था कि कोई चंटू बंटू होगा, जरा सी हुल देंगे तो सकपका जाएगा। नहीं तो। प्लान के मुताबिक आड़े मामू और असगर ने बबलू को फोन किया। हेलो? एक बेहद नाजुक सी आवाज थी वो, जैसे कोई कम उम्र लड़का बिल्कुल शरीफाना अंदाज में बोला। जी कौन? अब तो मामू और असगर अली और शेर हो गए। बारी बारी से दोनों आवाज भारी करके उसको डराने धमकाने लगे। उसको सुबह 11 बजे पुराने डाकखाने के पास मिलने को भी कह दिया। बबलू शरीफ लड़का था, इसलिए मामू और असगर फोन रखने के बाद और चढ़ के बोल रहे थे, कल मिलने दो, मारे लपड़ के गाल न सुझा दिए ना तो कहना। असगर भवें तानते हुए बोले तो मामू ने कहा, अरे 2 मिनट में कनपटी गर्म कर दूंगा मैं, सारी आशिकी फाख्ता हो जाएगी। ये तय था कि कल का दिन बबलू की जिंदगी में यादगार साबित होने वाला है। दोनों दिलजलों ने उसकी ऐसी धुनाई का मंसूबा तैयार किया था कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखती। असगर और आड़े मामू उस पूरी रात करवटें बदलते रहे। दोनों को सुबह के सूरज का इंतजार था। होता भी क्यों ना, वो सुबह इंतकाम की सुबह जो थी। सुबह हुई और पुराने डाकखाने के पास आस्तीने चढ़ाए मामू और असगर खड़े थे। वो बबलू को ऐसा मजा चखाना चाहते थे कि दोबारा नायला से बात करने की हिम्मत न करे। आड़े मामू तो अपने साथ हॉकी स्टिक भी लाए थे। कंधा झुका के असगर से बोले, आने दो जलील को, है गट्टे तोड़ दूंगा। असगर को लगा कहीं वो मामू से कमतर ना हो जाए। अब अरे असगर तो मुझे लोग यूं ही कहते हैं, मेरा नाम अजगर है, अजगर। निगल जाऊंगा इसको मैं, ये किस फेर में है, आने दो। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा दोनों को। कुछ ही देर बाद माहौल में एक थरथराहट सी महसूस हुई, जैसे किसी भारी भरकम मोटरसाइकिल की आवाज। क्या देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा सा शख्स मोटरसाइकिल पे सवार होकर चला आ रहा है। कद 6 फीट के ऊपर होगा, काली शलवार कमीज, घनी मूछें, चेहरे पे काला चश्मा। देख के लग रहा था जैसे किसी फिल्म का विलेन हो। मोटरसाइकिल मामू और असगर अली के करीब आके रुकी तो दोनों की हालत पतली होने लगी। दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर हैरानी से उसको देखने लगे। कहिए क्यों बुलाया था? बाइक स्टैंड पे लगाते हुए उसने कहा तो मामू ने झट से हॉकी स्टिक अपने पीछे छुपा ली। असगर दम गटकते हुए बोले,
आप तो आप बबलू हैं? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जी मैं बबलू हूँ। कहिए नायला के सिलसिले में क्या कहना था? मामू के तो पैर कांप रहे थे, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। असगर ने फिर मामला संभाला। वो नायला ने आपका जिक्र किया तो हमने सोचा कि आपसे मुलाकात कर लें, तो इसलिए आपको। बबलू के चेहरे पे पहली बार हल्का गुस्सा सा आया। उसने चश्मा उतारा और भवें तान कर मामू की आंखों में आंखें डाल के पूछा, क्यों? मामू घबरा के बोले, हम दोनों भाई हैं ना उसके, बहन जैसी है हमारी, तो थोड़ा फिक्र रहती है कि कौन है क्या है। अब देखिए आपसे मिल गए तो हमको इत्मीनान हो गया कि वो मतलब खुश रहेगी है, बस यही, इसलिए सोचा कि मतलब। बबलू बोला, तो आप हैं आड़े मामू? जी। मामू ने सर हिलाया। और आप कौन हैं? बबलू ने दूसरी तरफ इशारा किया तो मामू तपाक से बोले, ये अजगर हैं। अरे नहीं नहीं, अजगर नहीं, असगर असगर। असगर अली ने सफाई दी। मामला तकरीबन संभल ही गया था, लेकिन तभी कमबख्त वो हॉकी स्टिक मामू के हाथ से छूट के जमीन पे गिरी और उसके गिरने की आवाज माहौल में दूर तक गूंज गई। तीनों ने बारी बारी एक दूसरे को देखा और फिर अचानक आड़े मामू और असगर अली ने ऐसी दौड़ लगाई कि ओलंपिक में होते तो मेडल पा जाते हैं। भाग के वो कहां पहुंचे ये तो नहीं पता, लेकिन असगर अली आज भी बताते हैं कि उस रोज उन्होंने पहली बार आड़े मामू को सीधा सीधा भागते देखा था। कहानी खत्म, पैसा हजम।